हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका ये एसएससी जीडी का सेट नंबर 8 है। इससे पीछे मैंने आपको 7 सेट कवर करा दिया है और उनका PDF आपको उस टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या होगा। अब बहुत आराम से एक चीज आपको समझा दूंगा, मैं आराम से ध्यान रखना है। तो दिल्ली सल्तनत का क्रम सही क्या होगा, एक क्या रखनी है, गोखितु सैलू। क्या रखना है, गोखितु सैलू। आपको याद रखना है। गोखितु सैलू से मतलब क्या है, सुनो ध्यान से। गा से आपके पास है गुलाम वंश, खिलजी वंश। ता से अपने पास तुगलक वंश। सा से आपके पास सैयद वंश और ला से अपने पास लोधी वंश। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर लगा लेते हैं। तो कौन सा होगा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश। ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए याद रखना है, गुलाम वंश जो 1206 से लेकर 1290 तक जाता है। खिलजी 1290 से 1320 तक जाता है। ये 1320 से लेकर 1414 तक जाता है। सैयद 1414 से लेकर 1451 तक जाता है और लोधी 1451 से 1526 तक जाता है। याद रखोगे ना इतनी बात, ठीक है। अब इधर आओ, गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इसके पीछे कारण क्या है, तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को चंगेज खान के आक्रमण से बचाया है और साथ ही कुतुब मीनार का अधूरा कार्य भी पूरा कराया है। ठीक है, आगे आइए। खिलजी वंश के संस्थापक कौन, जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान और लोधी वंश के संस्थापक माने गए बकलोल लोधी। बकलोल लोधी से कहने से मतलब क्या है, बहलूल लोधी को माना गया है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम अनुसार सजाइए। ठीक है, तो देखो ध्यान समझिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 को हुआ है। मैंने आपको बताया कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक अहिंसक आंदोलन था, यानी इसमें कोई भी हिंसा नहीं होगी। लेकिन 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड हो गया, जिसको देखते हुए महात्मा गांधी ने बाद में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन एकमात्र भारत का आंदोलन था जो बिना किसी नेतृत्व के आगे बढ़ा था। ठीक है, आपको याद रखना है। उसी रात अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, जिसके तहत कांग्रेस के बड़े बड़े सभी नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया। बिहार में तिनकटिया की जो अंग्रेजों के द्वारा खेती कराई जा रही थी, उसके खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था। अब देखिए, सबसे पहले होगा चंपारण, यानी ई आएगा सबसे पहले। उसके बाद में अपने पास होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, ए हो गया। फिर असहयोग आंदोलन यानी बी हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट वन आंसर। बात क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया। यह दो क्वेश्चन बहुत फंसाने वाले होते हैं प्यारे। एक भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया और एक भारतीय संविधान को लागू कब किया गया। तो भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949, लेकिन लागू कब किया गया है, तो लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस कब होता है, 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब कुछ पॉइंट मैं आपको संविधान के बारे में लिखता हूं, आराम से एक पॉइंट समझना है। ठीक है, पहला पॉइंट, संविधान की मांग सर्वप्रथम, संविधान की मांग सर्वप्रथम
1895 में किसके द्वारा की गई, आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 1934 में संविधान की जो मांग करी थी, संविधान की मांग करी थी वो करी थी M.N. रॉय ने, लेकिन इनका जो आधार था, आधार जो था वो था संविधान सभा। क्या आधार था? संविधान सभा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानवेंद्र नाथ राय। M.N. राय का मतलब मानवेंद्र नाथ राय। तो आज जो संविधान सभा बनी है वो मानवेंद्र नाथ की राय की सिफारिश पर ही बनी है, क्योंकि मानवेंद्र नाथ राय ने ही 1934 में भारतीय संविधान की मांग की, लेकिन जो भारतीय संविधान बने उस संविधान सभा के द्वारा बनाया जाए। और इसी को देखते हुए 1946 में कैबिनेट मिशन आया। क्या आया? कैबिनेट मिशन आया, और जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया। फिर संविधान सभा की 3 बैठकें होती हैं। पहली बैठक होती है जब संविधान सभा बनी थी, एक और पॉइंट रखना, उसमें 389 सदस्य और 15 महिलाएं शामिल थी। महिला कितनी थी? 15। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें आज तक अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। याद रखना। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है, 1946 को होती है, जिसमें ध्यान रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जिसे मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। तो संविधान सभा की तीनों ही बैठक याद रखना। वहीं पर क्वेश्चन और याद रखना है, संविधान सभा की पहली बैठक में सदस्य 211 और वही महिलाएं थी कितनी? तो 10 महिलाएं इसमें शामिल हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है, इसको याद रखना है। ठीक है, बोलो यहाँ तो बात क्लियर होगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ और मैं आपको दिखाता हूँ। हटा दिया जाए इसको। चलिए आगे समझिए। नेक्स्ट देखिए, विश्व में सर्वप्रथम संविधान लागू हुआ। ध्यान रखना, विश्व में सर्वप्रथम संविधान विश्व में सर्वप्रथम संविधान लागू हुआ तो वो है यूएस। ये लिखित संविधान है। क्या संविधान है? लिखित। और विश्व का सबसे छोटा संविधान है। विश्व का सबसे छोटा संविधान है, ध्यान रखना है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान कहां का है? तो ये है ब्रिटेन का। ठीक है, अलिखित संविधान। और बड़ा में लिखित संविधान जो है वो कहां का है? तो वो है आपके भारत का। कहां का संविधान है? भारत का। तो पूरे विश्व में सबसे पहले संविधान लागू हुआ है अमेरिका में, जो विश्व का सबसे छोटा एक लिखित संविधान माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा एक लिखित संविधान है, वहीं पर ब्रिटेन का सबसे बड़ा अलिखित संविधान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को दिया गया है। आराम से समझना प्यार है। देखिए, मात्र 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीयों के लिए दिए गए हैं। वो 5 अनुच्छेद कौन से, उनकी हम बात करते हैं। ध्यान से समझना है। वो है आपका 15, 16, 19, 29, 30। ये केवल भारतीयों के लिए है, मतलब इसमें विदेशी नागरिकों को शामिल नहीं किया जाता है, यानी ये विदेशी नागरिकों को नहीं दिए जाते हैं। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 26 अनुच्छेद। आइए 15 में जाति, वंश, धर्म, लिंग के आधार पर धार्मिक मामलों में भेदभाव नहीं होगा। 16 में रोजगार के मामले में भेदभाव नहीं होगा। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 29 और 30 में शिक्षा एवं समृद्धि का मौलिक अधिकार को दर्शाया गया है। तो रट लेना है 15, 16, 19, 29, 30 को केवल भारतीयों के लिए दिया गया अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन आइए। आज ध्यान रखना है, आज के पेपरों में पंचायतों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। मैंने देखा है कि अभी तक पंचायतों से क्वेश्चन खा तक पूछा गया है, गा तक पूछा गया है।
मैंने इसीलिए आपका अनुच्छेद 4 तक बढ़ा दिया है, आराम से याद रखना। अनुच्छेद 243 में पंचायत परिभाषित है, का में ग्राम सभा है, खा में ग्राम पंचायत का गठन है, गा में संरचना है, घा में स्थान आरक्षण है, डा में पंचायत अवधि है, चा में सदस्यता के लिए एक नियता को दर्शाया गया है। तो पंचायतों से संबंधित जितना भी ये अनुच्छेद लिखा हुआ है इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपके पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, हो गया क्लियर? अगला लगा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिसने 1986 में भारतीय डाक संघ के लिए पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले आपको वीटो समझना होता है क्या। देखिए, ये जो वीटो शक्ति है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत भारतीय राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो पावर दी गई। कौन कौन सी? आत्यांतिक वीटो, पॉकेट वीटो और एक होता है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, ये 3 प्रकार की वीटो शक्तियां। लेकिन राष्ट्रपति जी वीटो पावर का प्रयोग धन विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनकी परामर्श से सबसे पहले संसद में पेश किया जाता है, तो इसलिए इन पर वो वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकते। पहला पॉइंट याद रखना। और वीटो शक्ति राष्ट्रपति दी गई 3, कौन कौन सी? आत्यंतिक, पॉकेट और निलंबनकारी। पॉकेट का मतलब होता है राष्ट्रपति के पास यदि कोई विधेयक जाता है तो अनिश्चित काल के लिए वो अपने जेब में रख लेता है, ना हाँ करता है ना करता है, वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है, उसे कहते हैं पॉकेट वीटो। याद रखना है, इसका सबसे पहले प्रयोग किया है ज्ञानी जेम्स ने। अब आगे मैंने आपके लिए राष्ट्रपति से संबंधित कुछ पॉइंट लिए हैं। देखिए, प्रथम उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने थे तो वो हो गए आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है, 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन से हैं? तो वो है के.आर. नारायण। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बंगाली राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जाकिर हुसैन सबसे कम अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति जी थे। ठीक है, याद रखोगे दोस्त, एक बार जिंदगी में हमेशा याद रखना है, कभी हार नहीं मानोगे। मैंने जितना भी पॉइंट लिया बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके पेपर में ये सब प्रीवियस पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उस आधार पर मैंने लिया है। कहते हैं ना, गिरकर चलना और चलकर संभलना और संभल कर नया इतिहास रच देना का नाम जवानी है। जवानी किसी के दर पर भीख नहीं मांगती और मौत के पिंजरे से अपनी चाहत को खींच लाना नाम जवानी है। यह चाहत क्या है? सरकारी आपके लिए नौकरी है। ये नौकरी बहुत जरूरी है, ये आप याद रखना। और इस बार एक सीट आपकी पक्की होनी चाहिए, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। यहां देखिए, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी थे। बीवी गिरी सबसे कम मतों के अंतर से जीतने वाले राष्ट्रपति हैं। नीलम संजीव रेड्डी निर्वाचित होने वाली एकमात्र राष्ट्रपति जी हैं। ठीक है, यानी इनके विपक्ष में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस देश के पास एक से अधिक मानक यामोत्तर रेखाएं हैं? तो वो है अमेरिका। ये समय जोन होता है जहां भारत में भी 2 समय जोन बनाने की मांग हो रही है कि गुजरात और राजस्थान के समय अंतर हो जाता है भारत में भी 2 घंटे का, तो ऐसे ही अमेरिका में भी समय जोन है। लेकिन पूरे विश्व में सबसे अधिक समय जोन रूस के पास है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका अमेरिका। अब आपके लिए वेरी इंपोर्टेंट होगा, यहाँ समझिए। आप जो ये खड़ी लाइन देख रहे हैं ये वाली, इनको कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। और जो लाइनें लेटी हुई इस प्रकार से रहती हैं ऐसे, इनको हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 + 1 होती है। 180 प्लस का मतलब क्या होता है? 180 अक्षांश रेखाएं और ये रेखा होती है 0 अंश भूमध्य रेखा, ऐसे कहते हैं विषुवत रेखा। अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो टोटल 181 हो जाती है। वही देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है, 360 होती है। याद रखना, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है और अक्षांश रेखाएं समय को प्रदर्शित करती हैं
समय को दिखाती हैं। दो रेखाओं के बीच की दूरी अक्षांश की जोन कहलाती है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 होती है और इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं गोरे। क्या कहते हैं? गोरे। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की गोरे कहलाती है जो निश्चित नहीं होती है। अब देखिए देशांतर रेखाओं में ये देशांतर रेखा, ये 0 अंश देशांतर रेखा, ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा माना गया है। 0 अंश देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा माना जाता है। ठीक है, वहीं एक और पॉइंट याद रखना है, 180 अंश देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा माना गया है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। एग्जाम में आपकी क्वेश्चन आता है कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ये अपने मार्ग में कितनी बार मुड़ी हुई है? तो याद रखना अंतरराष्ट्रीय रेखा अपने मार्ग में जो मुड़ी हुई है वो कितनी बार है? तो 3 बार मुड़ी हुई है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतरराष्ट्रीय रेखा के नजदीक जल संधि बेरिंग जल संधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आगे। यहाँ पर ध्यान रखना आर्कटिक रेखा 66.5 उत्तरी में है, कर्क रेखा 23.5 उत्तर है, भूमध्य तो आपको बता ही दिया, मकर रेखा 23.5 दक्षिण और अंटार्कटिक रेखा 66 दक्षिण में है। पिछली बार यहाँ से भी दिल्ली में क्वेश्चन आया था। चलिए अगला क्वेश्चन, कितने भारतीय राज्यों की सीमा नेपाल के साथ जुड़ी हुई है? तो ये सीमा है 5। और यहीं पर मुझे कमेंट करोगे असम के साथ लगने वाले भारतीय राज्यों की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक को कमेंट करके मुझे बताओगे कि वो ट्रिक क्या थी। ठीक है, कमेंट जरूर करना है। आप ऐसे समझो आपकी ये वीडियो शाम को 7 बजे हर दिन लाइव होता है। ठीक है, आपका काम है इसको अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए आगे देखिए, नेपाल के सभी राज्यों को हम देख लेते हैं मैप के जरिए। कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है और पश्चिम बंगाल है। तो कितने राज्य ऐसे जो नेपाल से सीमा बनाते हैं? तो 1 2 3 4 5 राज्य हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखो, यहाँ पर आइए कुछ आगे और लिया गया है। देखो क्वेश्चन में आ गया भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और इसकी ट्रिक क्या है? तो मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार याद रखना है। मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मणिपुर, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान है। तो ये ट्रिक याद रखोगे। अब आगे आइए, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है और सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान पाकिस्तान के साथ बनाता है और वही सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा नागालैंड बनाता है। भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश की है और जीरो रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। उन्हें यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए। देखो यहाँ आपको प्रत्येक राज्य की स्थिति के बारे में दिखाया गया है और वहीं पर ये याद कर लेना, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपके पास जो 7 राज्य। कितने राज्य हैं? 7 राज्य। और इन 7 राज्यों को 7 बहनों का स्टेट भी कहा जाता है, यानी 7 सिस्टर के नाम से इनको जाना जाता है। 7 सिस्टर याद रखना है। 7 सिस्टर किन राज्यों को कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। मिटा दिया जाए इसको। अब दो मिटाने के ऊपर मुझे एक शायरी याद आ रही है। वो शायरी क्या है? तो मिटा दूं हसरतों को तेरी, मिटा दूं हसरतों को तेरी कि अब दिल में कोई चाहत अरे भूल गया मैं यार। मिटा दूं हसरतों को तेरी कि दिल में अब कोई चाहत बाकी ना रहे और ऐसा दीदार करा दे मेरी आंखों को कि कुछ अब देखना बाकी ना रहे। ठीक है, और ये दीदार सरकारी नौकरी कराएगी, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, आगे आइए। भारत के मुख्य पर्वतों की रेंज इनमें से कौन सी पर्वत का सम्मिलित नहीं किया गया है? तो देखो हिंदुकुश जो पर्वत है ये वर्तमान के पाकिस्तान में है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान।
और कुछ हिस्सा इसका अफगानिस्तान में भी पड़ता है। विंध्याचल सतपुड़ा आपका एमपी में चला जाएगा और अरावली पर्वत वही राजस्थान में हो जाएगा। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, आपके लिए और कुछ भी लिया गया है, उसको जरा देखिए यहाँ से। देखो, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी राजस्थान के सिरोही जिले में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिला सिरोही, माउंट आबू पर्वत पर है। कौन सी है? गुरु शिखर है। याद रखोगे इतनी बार, सिरोही जिला है, गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी है। विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी कालानूर है, यानी सद्भावना है। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जो आपकी महादेव पर्वत पर स्थित है। बात यहाँ क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, याद आई। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नाई मुड़ी है और यही चोटी पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी भी मानी जाती है। पालनी पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी अम्माकुंडा है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सेवरा और जावेद की पहाड़ियां तमिलनाडु में है। चुरिया मुरिया की पहाड़ी नेपाल में स्थित है और नीलगिरी की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है, लेकिन इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में। और नीलगिरी पर्वत के लिए ही क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कहा जाता है। किसे? नीलगिरी पर्वत माला। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन कहता है कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा एक उत्पादक राज्य है? तो सोयाबीन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। अब देखिए, भारतीय कृषि से संबंधित 2021 और 22 के कुछ आंकड़े आए हैं, जिसको मैंने आपका एक स्लाइड में लिया हुआ है, आप अच्छे से उनको देखिए। अब देखो, आप इसका क्या करोगे? स्क्रीनशॉट ले लोगे। ये 2021 और 22 का आंकड़ा है जो कृषि से संबंधित है। आप क्या करोगे? इसका स्क्रीनशॉट लो और बाद में अपनी कॉपी पर नोट कर लेना और इसको पढ़ लेना। एक क्वेश्चन यहाँ से आने का भरपूर चांस है। आगे बढ़ जाओ, चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? तो नागालैंड में पाई जाने जाती है रेंगमा और ये कुछ हिस्सों के असम में भी पाई जाती है। ठीक है, तो नागालैंड से संबंधित जनजाति कौन सी है? आपकी रेंगमा है। यहाँ पर मैंने कुछ और जनजातियां भी ली हैं, जरा उनको देखिए। यहाँ कालबेलिया जनजाति किस राज्य की है? तो कालबेलिया जनजाति है आपकी राजस्थान की। अगरिया छत्तीसगढ़, याद रखो अगरिया छत्तीसगढ़, भारतीय कर्नाटक है ना। आगे रियांग और लुसाई त्रिपुरा, डिमास असम, थारू यूपी और झारखंड कुछ हिस्सों में है। सेंट्री ओम जारवा और सोंगपे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और सेलुलर जेल, ठीक है, काला पानी की जब सजा दी जाती वीर सावरकर जेल, ये भी कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन है बैंक दर का संबंध किस दर से होता है? तो बैंक दर वह होती है आरबीआई यानी केंद्रीय बैंक अपनी अनुसूचित बैंकों को जिस दर पर लोन देती है वही कहते हैं आपका बैंक दर होती है। तो केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली एक ब्याज दर होती है। ठीक है, आप हमें कमेंट करके यहाँ बताओगे, कमेंट करोगे आप हमें यहाँ पर किस आपका आईडीबीआई की स्थापना कब हुई है? आईडीबीआई की स्थापना कब हुई है? और वहीं आप कमेंट करोगे पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई है? जरूर कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में टीएसपी का पूर्ण विस्तार नाम क्या होता है? ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। तो टीएसपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और हम आपको पहले बता चुके हैं कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना गया है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी 40 से 56 तक मानी जाती है और वर्तमान में 5वीं पीढ़ी है 1980 से अब तक चल रही है। मैंने कुछ कंप्यूटर से संबंधित परिभाषाओं में पूर्ण रूप को लिया है, जरा इसको देखिए ध्यान से। देखो, सीएडी का पूर्ण नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। डीवीडी डिजिटल वीडियो टेस्ट, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डीपीआई डॉट पर इंच। इनको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ये वादा करता हूं दोस्त कि एक भी क्वेश्चन आपके पेपर से बाहर नहीं जाएगा। बस आप अपना एक सपोर्ट बनाए रखिए और बहुत जल्द
सब्जेक्ट वाइज भी सीरीज होगी, जिसमें 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जीडी का प्रीवियस या फिर जो आ सकता है उसकी भी क्लास में लेके आऊंगा। बशर्ते आप थोड़ी सी सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर कर दो। यदि आपको पसंद आती है तो बिना लाइक किए हुए वीडियो को मत जाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, इधर आइए। सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा होता है? तो सभी एसिडों के लिए आम तत्व होता है हाइड्रोजन, ठीक है। अम्ल के लिए तो यहाँ ध्यान रखना, अम्ल के लिए आम तत्व होता है हाइड्रोजन। और एक और ट्रिक याद रखना, अनिल। अनिल यानी आ से होता है अम्ल, ना से होता है नीला और ला से होता है आपका लाल। यह नीले को लाल में परिवर्तित करता है कौन? तो ये करता है अम्ल। नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में परिवर्तित कर देता है अम्ल। और वहीं पर याद रखना है क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा होता है? क्लोरीन होता है। वहीं आवर्त सारणी का आवारा तत्व, आवर्त सारणी का आवारा तत्व कौन सा होता है? ये भी हाइड्रोजन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में ना ही न्यूलैंड और ना ही मेंडलीव ना ही मोजले आज तक स्थान दे पाए हैं, ठीक है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। किस अवस्था में रहती है? द्रव अवस्था में रहती है। एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में रहती है ब्रोमीन। आगे याद रखना है पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। और रूम के टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सी पर रहता है, ये भी आप याद रखना। बोलो बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है पिंड का कोणीय संवेग निम्नलिखित में से गुणनफल के बराबर होता है। जब किसी एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ चक्कर लगाया जाता है तो वहां जड़ उत्पन्न होता है, जड़ आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो आपका आंसर होगा जड़ आघूर्ण और कोणीय वेग के मध्य का गुणनफल होता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वहीं याद रखना संवेग जो होता है, संवेग बराबर होता है एम बी। और एम है आपके पास द्रव्यमान और बी होता है वेग। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है संवेग, लेकिन कोणीय संवेग जो होता है जड़ आघूर्ण और कोणीय वेग का गुणनफल होता है। और कोणीय संवेग राशि कैसी है? याद रखना ये सदिश राशि है। बात क्लियर हो गई? अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट, इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ध्यान से सुनना, CaSO4 into 2H2O, CaSO4 into 2H2O, ये होता है अपने पास जिप्सम। अगर हम लोग जिप्सम को 120 डिग्री सी पर गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, यानी CaSO4 into ½ H2O प्राप्त होता है। याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं पर आप मुझे कमेंट करके बताओगे बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? ये ध्यान रखना, आपका इसमें साथ के साथ क्वेश्चन देते रहूंगा, उससे आपका ये पीछे का रिवीजन बना हुआ है, आप ऐसे मान के चलिए, ठीक है। तो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन की तृप्ति होने का एक कराने का मुख्य केंद्र बिंदु होता है? कहने का मतलब ये है हमें जो भूख लगती है उसका केंद्र बिंदु मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा होता है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है हमारे आमाशय में यानी पेट के अंदर, स्टमक के अंदर एक रूजी नामक संरचना पाई जाती है। खाना नहीं खाने पर वो रूजी नामक संरचना खड़ी हो जाती है और पेट के अंदर वो पीछे से अपना प्रभाव दिखाने लगती है, यानी तो हम लोग कहते हैं बिल्ली अंदर लूट रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। रूजी संरचना खड़े हो जाने के कारण ये हमें मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस एक भाग होता है, ये हमें बताता है कि भूख लग रही है, अब खाना खा लिया जाए। जब आप खाना खा लोगे तो रूजी जो संरचना है, जो रूजी आपके अंदर जो संरचना होती है इस प्रकार से वो बैठ जाती है, ठीक है। बात क्लियर हो गई? अब देखो मस्तिष्क के बारे में एक दो पॉइंट है जानिए, यहाँ ध्यान से। ये आपके पास मस्तिष्क के 3 हिस्से होते हैं,
एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क के 3 हिस्से अग्र, मध्य और पश्च। भाई अग्र मस्तिष्क के 3 हिस्से होते हैं, कौन कौन से होते हैं? फिर मस्तिष्क होता है, और आपके पास एक होता है थैलेमस और एक होता है अपने पास हाइपोथैलेमस। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के 3 हिस्से होते हैं। आराम से एक एक करके पढ़ाई कर लो। देखिए फिर मस्तिष्क जो होता है, ये आप आगे का जो हिस्सा देख रहे हैं ये वाला, ये फिर मस्तिष्क है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है फिर मस्तिष्क है। और फिर मस्तिष्क ही इच्छा, दोस्ती, प्रेम इत्यादि का बोध कराता है। देखो जो भी होगा आपका अग्र मस्तिष्क की तरफ से तो होता है इच्छा, दोस्ती, प्रेम। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गाड़ी चलाते हुए व्यक्ति का कौन सा दिमाग सक्रिय रहता है? फिर मस्तिष्क रहता है। और ये मानव मस्तिष्क के सर्वाधिक हिस्से यानी 2/3 हिस्से पर फैला हुआ है। आगे आइए, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये बहुत सिंपल सी हिंट बताऊंगा। देखिए शरीर के अंदर जो भी क्रिया होगी उसका बोध कराएगा हाइपोथैलेमस। शरीर के अंदर जो भी क्रिया होगी उसका बोध कराएगा हाइपोथैलेमस। और शरीर के बाहर जो भी क्रिया होगी उसका बोध कराएगा थैलेमस। जैसे आपका हाथ दबाने पर दर्द का महसूस होना, कहां से? बाहर से होगा तो थैलेमस के कारण। दर्द, ठंड का महसूस होना थैलेमस के कारण। गर्मी का लगना थैलेमस के कारण। और बात क्लियर हो गई। भूख लगना हाइपोथैलेमस, प्यास लगना हाइपोथैलेमस। तो जो भी क्रिया अंदर से होगी वो हाइपोथैलेमस है और जो क्रिया बाहर से होगी वो थैलेमस है। बात क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहां आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान की संसद को दिया गया नाम बताइए क्या है? तो देखिए पाकिस्तान की संसद का नाम मजलिस-ए-शूरा। क्या नाम है? मजलिस-ए-शूरा। अभी ये चीज यही नहीं थमेगी। देखो आगे मैंने जितना भी एसएससी जीडी के हिसाब से इंपोर्टेंट संसद है सभी को लिया है। मिस्र की पीपल असेंबली है, पाकिस्तान नेशनल असेंबली है, जर्मनी बुस्टेक है, यूएसए कांग्रेस है, बांग्लादेश जातीय संसद, इजराइल नेसेट है, जापान डायट है, मालदीव मजलिस है, ऑस्ट्रेलिया संसदीय है, स्पेन कॉर्टेस है, नेपाल राष्ट्रीय पंचायत, रूस ड्यूमा, चीन पीपल नेशनल असेंबली, फ्रांस नेशनल असेंबली, ईरान मजलिस, मलेशिया दीवान निगारा, अफगानिस्तान शूरा, तुर्की ग्रैंड नेशनल असेंबली और पोलैंड की है सेम। स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से नोट करना। एक संसद यहां से आ सकती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है वह पहली भारतीय महिला कौन थी जिसकी छवि भारतीय डाक टिकट पर 1947 के बाद मुद्रित की गई थी? तो ये थी आपकी मीराबाई, याद रखना है। ठीक है, और ये डाक टिकट कब छपा था? 1952 में। और मीराबाई का संबंध किससे था? ये भी याद रखना है। तो मीराबाई का संबंध था भक्ति आंदोलन से। किससे था? भक्ति आंदोलन से। और इनका साथी कौन था साथ में? चैतन्य महाप्रभु भी इनके साथ थे, जिन्हें संकीर्तन का जनक माना जाता है। संकीर्तन का जनक माना जाता है। तो मीराबाई का फोटो मुद्रित किया गया था सबसे पहले भारतीय डाक टिकट पर। सबसे पहले ध्यान। अगला क्वेश्चन, सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो सलार जंग म्यूजियम स्थित है आपका हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अब देखो कुछ पॉइंट आपके एग्जाम के हिसाब से इंपोर्टेंट है, यहाँ समझिए। भारतीय कृषि संस्थान नई दिल्ली, गन्ना कोयम्बटूर, तंबाकू राजमुंदरी, चीनी कानपुर, डेयरी करनाल, चमड़ा चेन्नई, औषधि लखनऊ, मौसम नई दिल्ली और रमण अनुसंधान बंगलोर, धातु विज्ञान जमशेदपुर और कपड़ा उद्योग अहमदाबाद में। इनको भी याद रख लेना। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखो, पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया? 1924 में किया गया है। और ये कहाँ किए गए थे? सबसे पहले का फ्रांस में किए गए थे। ठीक है, अब देखो 1900 अगर इन तारीखों के बारे में जाने, 1916 में साबरमती आश्रम, 20 में असहयोग आंदोलन और 1912 में भारत की राजधानी बना दी गई। क्या? कलकत्ता से स्थानांतरित करके नई दिल्ली को बना दिया गया। आगे यहाँ पर आ जाइए। अब देखिए 2018 के जो शीतकालीन ओलंपिक खेल है वो कहाँ हुए थे? कोरिया में। 22 के बीजिंग में होंगे चीन की। 26 में ये आपका इटली में होगा शीतकालीन ओलंपिक खेल।
इस प्रकार से आज का ये क्लास आपका समाप्त होता है। कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये क्लास, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।